सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने निजी जीवन में किसानी से लेकर बिजनेस और उद्योग जगत में भी अपना हाथ आजमाया और उसमें भी सफल रहे। जब राजनीति में आए तो अपनी योग्यता और लगन के बल पर लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। फिर अपनी पार्टी में उस मुकाम तक पहुंचे जहां पूरी पार्टी की बागडोर उनके हाथों में सौंप दी गई। तमाम राजनीतिक दिग्गजों के बीच सबसे युवा पार्टी अध्यक्ष बनकर उन्होंने न सिर्फ पार्टी में नई ऊर्जा का संचार किया, बल्कि व्यक्ति विशेष को केंद्र मानकर संचालित होने वाली राजनीतिक पार्टियों के समानांतर बीजेपी को विचारधारा वाली पार्टी के रूप में सुदृढ़ और स्थापित किया। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से। गडकरी साहब, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। कोरोना के संकट के चलते देश बुरे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है। हालांकि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की भरसक कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में संकट को अवसर में बदलने की बात कही थी। इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। ऐसे में आपकी नज़र में आने वाले दिनों में भारत के सामने किस तरह के अवसर पैदा होंगे और उन अवसरों पर कैसे भारत सरकार और आपका मंत्रालय काम करेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा देश निश्चित रूप से एक संकट से गुजर रहा है जी। कर केवल हमारा देश नहीं, पूरा विश्व भी संकट से गुजर रहा है। और इसके संक्रमण के डर के कारण हमारे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सभी प्रकार से डिस्टर्ब हुआ है, ये सच है। पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो संकट है, ये नेचुरल कैलेमिटीज के रूप में हमारे ऊपर आया हुआ है। इस संकट पर मात करना यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि लीडरशिप की टेस्ट वही होती है कि कितने गंभीर संकट में वो उसके ऊपर मात करके आगे जाते हैं। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो भी हम जीतेंगे, और आर्थिक लड़ाई भी इसके कारण शुरू है। आर्थिक लड़ाई में भी काफ़ी बड़े बड़े संकट हमारे सामने हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, पर इस आर्थिक लड़ाई में भी हम जीतेंगे। मेरे हिसाब से इन संकट का मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पॉजिटिविटी की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल। और ये निर्माण करने में आप जैसे मीडिया के लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और हम सब के सहयोग से हम पॉजिटिविटी लाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को निर्माण करेंगे। और जैसे अटल जी की वो कविता में कहा था, उन्होंने वो बहुत सुंदर कहा था कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, या हम होंगे कामयाब, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती जी। इसी फीलिंग के साथ समाज को और देश को इस संकट का मुकाबला करके आगे जाना होगा, और हमारी जीत होगी। इस विश्वास के साथ निश्चित रूप से आगे जाने के लिए हम अपने उद्दिष्ट को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपके कंधों पर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। आपका मंत्रालय बहुत प्रासंगिक हो गया है कोरोना संकट की वजह से। इस सेक्टर पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। अगर अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है तो इनका खास ख्याल रखना होगा। हालांकि सरकार ने इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऐलान भी किया है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर में इस सेक्टर को आईसीयू से बाहर लाने के लिए आप क्या नीतियां बना रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं, और कैसे इस सेक्टर के लोगों को एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस, नया मोटिवेशन दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश की टोटल जीडीपी में से 29% ग्रोथ एमएसएमई सेक्टर से आती है जी। हमारे देश का 48% जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई सेक्टर से आता है, और अभी तक 11 करोड़ जॉब्स एमएसएमई सेक्टर ने खड़े किए हैं। इसमें खादी ग्रामोद्योग और विलेज इंडस्ट्री भी आती है जी। विलेज इंडस्ट्री में हमारा टर्नओवर 88,000 करोड़ का है, जो मार्च एंड तक आया है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में
हम निश्चित रूप से इसको 2 साल में 5 लाख करोड़ तक ले जाने की योजना भी बना रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में और जो 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, वहाँ मैक्सिमम इंडस्ट्री शुरू हो, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा मिले, वनोपज के आधार पर, कृषि के आधार पर उद्योगों की स्थापना हो और जो माइग्रेंट लेबर की आज समस्या है, उन लोगों को, वो इसी क्षेत्र से ज़्यादातर आते हैं, उन्हीं को उन्हीं के गांव में रोजगार मिले, ये हमारा प्रयास है। जहां तक एमएसएमई सेक्टर की बात है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया है, उसमें 3 लाख करोड़ एमएसएमई के लिए विशेष रूप से रखा गया है। जिनका फिक्स एसेट यानी टर्म लोन करीब 25 करोड़ का है, उनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है, ऐसे सब लोगों के लिए हमने पूरे इसमें उनके ऊपर 20% विदाउट कोलैटरल गारंटी लोन मंजूर किया है। फंड ऑफ फंड में हम इक्विटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करीब 6 लाख एमएसएमई को हमने मार्च एंड तक रिस्ट्रक्चर किया था। अब ये 20,000 करोड़ देकर वो प्रोपराइटर को देंगे और प्रेजेंट एनपीए नॉर्म्स में जो रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा है उनको इस पैसे का उपयोग मिलेगा। फिर हमने एमएसएमई के डेफिनेशन को बदल दिया है, काफ़ी बड़े प्रमाण पर वो डेफिनेशन अब एकदम उसका स्वागत हुआ है, जिसके कारण निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा फायदा इस इंडस्ट्री का होगा। और यही सोच है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार निर्माण करें, और रोजगार निर्माण करना है तो भी गरीबी हटेगी, और ये अगर करना है तो इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, जाहिर सी बात और है। इसमें उद्योगों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और इसी लाइन पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास हाईवेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, और आपके उल्लेखनीय काम की तारीफ पूरी दुनिया में हुई है। आपने जैसा बताया कि एमएसएमई में सीधे 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। हाईवेज ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में भी सड़क निर्माण के काम में बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि दोनों मंत्रालयों को मिला करके आपका मंत्रालय, दोनों मंत्रालय कितने लोगों के घर में एक तरह से रोजी रोटी पहुंचाते हैं, कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है कुल मिलाकर के? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एमएसएमई में अभी मेरे मंत्री होने के पहले ही ये आज तक का एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा मैंने दिया है जी। मैंने ये टारगेट रखा है, मैं उसको पूरा करूंगा या नहीं करूंगा ये आज मैं नहीं बता सकता, पर वो रखकर हम काम कर रहे हैं जी कि कम से कम 5 करोड़ जॉब्स इस 5 साल में क्रिएट हो और लोगों को रोजगार मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट टारगेट ऐसा है कि रोड सेक्टर में मैं जब मंत्री बना तो 2 किलोमीटर पर डे तक रोड कंस्ट्रक्शन आया था, अब वो 30 किलोमीटर पर डे आया है। हम नए ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे, मुंबई दिल्ली जैसे, दिल्ली कटरा जैसे, बेंगलोर से चेन्नई तक के। तो मुझे लगता है हम लोग अभी आने वाले समय में ये हमने एक टारगेट तय किया है कि हम 15 लाख करोड़ के काम इस समय हम लोग 2 साल में अवार्ड करेंगे रोड सेक्टर में। ये बहुत कठिन है, पर इस समय मार्केट में लिक्विडिटी लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है जी। और हमारे यहाँ हम लोग बजट के अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई को ला सकते हैं। इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ब्रिक्स बैंक, सबके साथ बातचीत चल रही है। क्रेडिट लाइन भी हमको मिली है और ये पूरी तरह पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी लाकर हम हाईवे का कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिससे स्टील, सीमेंट, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर्स का लेबर सबको काम, और उससे जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में आएगा वो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी के व्हील को गतिशील बनेगा। और ये कोशिश करने के लिए हमने बड़ा टारगेट स्वीकार किया है, पता नहीं कितना पूरा होगा, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, आपके ऊपर लोगों का बहुत भरोसा है, आप जो तय कर लेंगे वो पूरा हो ही जाएगा। आप सबसे प्रगतिशील मंत्रियों में से हैं। नितिन जी, आपने हाल ही में कहा था कि सरकार जल्द ही नई वाहन कबाड़ नीति लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे सरकार का असली उद्देश्य क्या है और इसकी तैयारी किस तरह से की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारा देश अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बन गया है। बिल्कुल। और मेरी इच्छा है कि 5 साल के अंदर वो वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बने। दुनिया के सभी अच्छे ब्रांड, चाहे मर्सिडीज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर हुंडई तक, टोयोटो तक, होंडा तक, सब हमारे देश में आए हैं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो ला रहे हैं,
इसमें जो 15 साल के ऊपर के जो व्हीकल होंगे वो स्क्रैपिंग होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ साथ हम वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ये स्क्रैप अवेलेबल है वो भी हमारे पोर्ट का ड्राफ्ट 18 मीटर तक ले जाएंगे, ताकि 2.5 लाख टन का अगर शिप आएगा तो ये पूरा जो भंगार है ये हमारे देश में आएगा। और ये भंगार भी बहुत बड़ी संपत्ति है। बिल्कुल। इसमें कॉपर है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, रबर है और प्लास्टिक है। तो ये लाकर इसको अलग अलग करके इसका रिसाइकलिंग होगा तो हमारे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे और वर्ल्ड में हमारे देश से पूरा एक्सपोर्ट होगा। तो आप इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी और इलेक्ट्रिक जी। और मैंने तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की भी कार दिल्ली में चलाई। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं और वर्ल्ड में अभी हमारे इथेनॉल पर जो उत्तर प्रदेश में, हमारे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है उसके ऊपर चलने वाली बाइक्स आ गई है। और इसके कारण मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हमारे किसानों को भी फायदा होगा। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हम 7 लाख करोड़ का फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे देश में तैयार होगा और देश की इकोनॉमी बदलेगी। और अभी ये 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें से 1,45,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। और मेरा विश्वास है कि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री आज ही है और ये भविष्य में 5 साल में वर्ल्ड के नंबर 1 की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बनेगा। यही मेरा सपना और मुझे लगता है हम इसमें निश्चित रूप से कामयाब होंगे और इससे बहुत बड़ा रोजगार डेवलप होगा, एंसिलरी डेवलप हो जाएगी और हिंदुस्तान के वेल्थ में ये सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। नितिन जी, आपने वैकल्पिक फ्यूल और फॉसिल फ्यूल के बारे में बात किया। अब पूरी दुनिया जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ भी मूव कर रही है, क्योंकि ओजोन लेयर के जो होल्स हैं, अगर अल्ट्रा रेज को अगर पृथ्वी पर आने से रोकना है तो ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को रोका जाए, एक ग्रीन एनवायरनमेंट तैयार किया जाए। आपने ग्रीन हाईवेज की भी बात की, ग्रीन एयरपोर्ट्स भी हमारे देश में अब बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ शायद जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी आपके पास है हाईवेज के साथ साथ। तो ये जो लक्ष्य हमारे यहाँ है कि फॉसिल फ्यूल से गाड़ियों को अब शिफ्ट किया जाएगा 2030 तक और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखाई देंगे, जैसा कि ब्रिटेन में 2022 तक का लक्ष्य है। अमेरिका में भी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हमारे यहाँ की क्या योजना है, क्या रणनीति है? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है और दिल्ली जैसे शहर में पोल्यूशन के कारण कितनी समस्याएं खड़ी हुई है ये आपको पता है। बिल्कुल 46 लाख मौतें हुई हैं देश में। हाँ, अभी इसलिए हमने काफी इनिशिएटिव लिए हैं जी। और विशेष रूप से हम एक इलेक्ट्रिक हाईवे भी पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक की बस, इलेक्ट्रिक की कार, इलेक्ट्रिक की बाइक भी मार्केट में आ गई है। मैंने 2 इलेक्ट्रिक बाइक को भी लॉन्च किया हुआ है जी। और इलेक्ट्रिक हमारे देश में जनरेट होती है और इलेक्ट्रिक से कोई पोल्यूशन नहीं होता। बिल्कुल। नितिन जी, आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए वक्त निकाला, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। तो हमारे साथ हैं नितिन गडकरी जी, जो भारत सरकार के सबसे प्रयोगधर्मी मंत्री हैं और मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्रियों में से नितिन गडकरी जी एक हैं जो ये जानते हैं कि हमारे पास प्रश्न अगर 22वीं सदी 23वीं सदी के हैं तो उत्तर पुरानी किताबों से नहीं दिया जा सकता। उनके पास मौजूदा समस्याओं के लिए मौजूदा उत्तर होते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है नितिन गडकरी जी की। तो आज उन्होंने हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में हमसे बात की। आज हमें दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आज हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिनके कंधों पर देशवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ जल संसाधनों को भी स्वच्छ एवं अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी टिकी हुई है। मोदी सरकार 2 में गठित किए गए जल शक्ति जैसे ड्रीम मंत्रालय की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई, उनके राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से आप खुद ही लगा सकते हैं। हम हस्तक्षेप के इस खास शो में
बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी से। गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा की थी तो पूरे देश का ध्यान आपने अपनी तरफ खींच लिया था, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय देश के एक बड़े मंत्रालयों में से एक है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंत्रालय का गठन एक खास उद्देश्य से किया है और एक मिशन के तहत किया है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री के उद्देश्यों और उनके मिशन को पूरा करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जल का विषय निश्चित ही हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। जी, दुनिया में इस पूरे प्रकृति में जो कुछ भी जीवित है उसके जीवन का आधार जो है वो जल है, चाहे वो किसी भी रूप में है। निश्चित ही हम सब के लिए भी अत्यंत, भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि दुनिया की 18% आबादी भारत में है और लगभग 20% लाइव स्टॉक और कैटल पॉपुलेशन भारत में है। जबकि इसके विपरीत भारत में जो कुल प्रकृति से हमको पीने योग्य जल का हिस्सा है, दुनिया में पानी जो है उसमें से केवल कोई 2-2.5% पानी पीने योग्य है। बिल्कुल, उसका केवल 4% हिस्सा ही हमको मिला है। इसलिए हमारे लिए निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है। हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं वो विजिबल हैं, आज सामने दिखाई दे रहे हैं, हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ इरेटिक रेनफॉल हो गई है, स्कैंटी रेनफॉल हो गई है, एक साथ एक दिन में मूसलाधार बरसात होकर के एक जगह पर पूरे सीजन की बरसात 1 घंटे में हो जाए, ऐसे आजकल दृश्य आम हो गए। इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी हुई। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हिंदुस्तान एक विशाल देश होने के कारण से देश की 12-13% हिस्सा ऐसा है जहाँ हर साल सूखा पड़ता है, लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है जहाँ हर साल बाढ़ भी आती है। इसलिए हमारी चुनौती और भी बड़ी है। इसलिए हमारे यहाँ निश्चित रूप से नितांत इस बात की आवश्यकता थी कि आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाए रखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ी है, आबादी के अनुपात में हमारी पर कैपिटल वाटर अवेलेबिलिटी पिछले 50 साल में घट करके 1/4 रह गई है, क्योंकि 4 गुना आबादी बढ़ गई है। तो वो जो है उसको नितांत सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए आवश्यकता कि जल के विषय का होलिस्टिक रूप से जो है इस पर विचार किया जाए, पॉलिसी प्लानिंग किया जाए, निर्णय किए जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी दूरदर्शिता सोच के साथ में जल का विषय जो विभिन्न मंत्रालयों में अलग अलग विभागों की छत के नीचे डिसाइड किया जाता था, देखा जाता था, विचार किया जाता था, उसको इंटीग्रेट करके ये जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। लक्ष्य एक है, नए भारत को बनाना, और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। इसको जानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का निर्माण किया है। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा लक्ष्य, पिछले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के सामने रखा कि हमने पिछले 5 साल में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम उपाय किए जी। घर में गैस का चूल्हा दिया, गरीब आदमी को आवास दिया, बिजली पहुंचाई, हर गांव तक, घर तक बिजली पहुंचाई, हर एक व्यक्ति के घर तक जो है शौचालय पहुंचाने का काम किया, बैंक का खाता पहुंचाने का काम किया। अब जो आवश्यकता है वो है कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, साफ पानी पहुंचे। अगला सवाल आपसे ले रहा हूं। गजेंद्र जी, हमारे देश की बड़ी आबादी खेती और किसानी पर निर्भर है, लेकिन आज भी हमारी 80% खेती बारिश के भरोसे है। कहीं ज़्यादा बारिश तो कहीं सूखा की वजह से हर साल बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। ऐसे में देश जानना चाहेगा कि इस वक्त सिंचाई से जुड़ी कितनी परियोजनाओं पर काम हो रहा है और कितनी पूरी हो चुकी हैं, और बाकी को पूरा करने में कितना वक्त लगने वाला है। देखिए, प्राथमिक तौर पर सिंचाई की योजनाओं का निर्माण करना, उनका डेटा रखना, ये सब विषय जो है राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है। बिल्कुल। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनकर के आए तो उन्होंने पाया कि देश में बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो वर्षों से लंबित पड़ी हैं
कोई 10 साल से चल रही है, कुछ में 20 साल से काम चल रहा है, कुछ में 30 साल से काम चल रहा है, कुछ उससे भी ज़्यादा लंबे समय से पेंडिंग है, जिसमें 50%, 60%, 30%, 40% काम हो चुका है, लेकिन लाखों और करोड़ रुपया खर्च हो जाने के बाद में भी परियोजनाएं अभी लंबित पड़ी हैं, पूरी नहीं हुई है। जो उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों से आग्रह किया कि सब ऐसी परियोजनाएं जो 50% से ज़्यादा पूरी हुई हैं, हम उस पर इंसेंटिव मनी देंगे, आप उनकी योजनाएं बना करके भेजें। 99 योजनाएं, परियोजनाएं देश भर में आइडेंटिफाई की गई और उसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश उसमें करते हुए उन योजनाओं पर त्वरित गति से काम करना प्रारंभ किया। मैं आज पूरे गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उसमें से 40 से ज़्यादा परियोजनाओं का काम कंप्लीट हो गया है। 26 परियोजनाओं पर जो है 40 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो उनका नियत शेड्यूल दिया गया था कि भाई 3 साल में काम पूरा होगा, 4 साल में पूरा होगा, कहीं कुछ होगा, लगभग नियत शेड्यूल के आसपास चल रही हैं। कुछ 2, 4, 6 महीने लेट हैं, राज्य सरकारों को करना है, कुछ कई जगह लैंड एक्विजिशन से जुड़ी हुई समस्याएं, कुछ छोटी मोटी समस्याओं के कारण से कुछ डिले है, लेकिन लगभग समय पर चल रही हैं और हम समय के साथ में उन सारी योजनाओं को पूरा करेंगे। बहुत बेहतर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों को आपस में जोड़ने का सपना देखा था। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भी बनी सरकार ने इस काम को आगे बढ़ाया है, लेकिन ये अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। क्या अब ये मान लिया जाए कि ये परियोजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है, या आखिर नदियों को जोड़ने की दिशा में आपने फिर से नया मास्टर प्लान तैयार किया है और जल संसाधन को और ज़्यादा समृद्ध बनाने की दिशा में ये जो मास्टर प्लान है आगे काम करेगा? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। जी। जैसा मैंने कहा कि देश में बहुत जो है बड़े भूभाग में हर साल बाढ़ आती है, एक बड़े भूभाग में हर साल सूखा पड़ता है। स्वर्गीय अटल जी के समय में जब टास्क फोर्स बनी, सुरेश प्रभु जी के चेयरमैनशिप में टास्क फोर्स बनी, उन लोगों ने मिलकर के काम किया, कुछ इस बारे में अध्ययन किए। पिछले 5 वर्ष में हमने ऐसे 31 लिंक्स जो हिमालयन रिवर्स में भी, इसके अलावा पेनिनसुलर रीजन में भी जो हो सकते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनको आइडेंटिफाई करके उनमें से लगभग सबकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम किया। 16-17 से ज़्यादा की डीपीआर्स कंप्लीट किए और इस बात को सुनिश्चित किया किस तरह से इनको काम किया जा सकता है। 5 प्रोजेक्ट्स को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में ला करके हमने उसके लिए जितनी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की आवश्यकता है उन सब का आवेदन किया। वन्य जीवों से जुड़ी हुई जो है संवैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वैधानिक स्वीकृति आपको जो है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के लिए लेनी पड़ती है, ट्राइबल सब एरिया प्लान के लिए से लेनी पड़ती है, उन सब के ऊपर काम करना प्रारंभ किया। कुछ में जो है लगभग सारी अनुमतियां मिल गई है। लेकिन एक और बड़ा विषय भी है कि जल हमारी संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है। बिल्कुल। इसलिए राज्यों को खुले मन से अपने अपने प्रोजेक्ट्स पर एक स्वस्थ मानसिकता के साथ में आना पड़ेगा, सहमति बनानी पड़ेगी। अब यदि राज्य तेजी के साथ में अपनी सहमति बना लेते हैं तो शीघ्र ही इस दिशा में बहुत तेज गति से काम किया जा सकता है। आपने बहुत ही मैं आपको एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि शीघ्र ही इस दिशा में शुभ समाचार आप सबको मिलेंगे। आपने राज्यों का मुद्दा जो उठाया, नदियों के पानी को लेकर 2 राज्यों के बीच मतभेद एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली हरियाणा के बीच यमुना के पानी और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही हैं। चूंकि आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी अंतर्राज्यीय नदियों के संबंध में मतभेदों, विवादों के समाधान के समन्वय करने की दिशा में आपने काफ़ी काम किया है। मध्यस्थता और सहायता देना आपने शुरू किया है। साथ ही कुछ मामलों में अंतर्राज्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की भी निगरानी करना। ऐसे में आपका मंत्रालय नदियों के पानी को लेकर 2 राज्यों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए क्या कुछ ठोस पहल कर रहा है, क्या कुछ हो रहा है? मतलब कुछ विवादों को सुलझाया जा चुका है या नहीं? देखिए, जल राज्यों का विषय है, जैसा मैंने कहा जी, और हमारे देश के 90%, 92% से ज़्यादा नदी बेसिन जो है वो अंतर्राज्यीय बेसिन है। बिल्कुल। पानी प्रत्येक राज्य की प्राथमिकता है। बहुत सारे राज्यों के बीच में इसको लेकर के कुछ विवाद जो हैं वो चल रहे हैं। संविधान ने उसके लिए जो व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के अनुरूप
जो कानून बना है उसके अनुरूप ऐसे सारे विवादों को निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल बना करके ट्राइब्यूनल उसमें निर्णय करे, इसका प्रावधान है। देश भर में अब तक ऐसे इस विषय में 9 से ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स बने हुए काम कर रहे हैं जी। 5 ने अपने अनुशंसाएं की है, उन 5 ने अनुशंसाएं की है, उनमें से कुछ को चैलेंज किया गया, 4 अभी अनुशंसा नहीं कर पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक एक ट्राइब्यूनल को अपना निर्णय देने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 32 साल तक का समय लगा और आज भी निर्णय नहीं कर पाए। ऐसे में यह आवश्यक था कि इन ट्रिब्यूनल्स के निर्णय देने की समय सीमा को सीमित किया जाए। हमने लोकसभा में एक बिल ला करके उसको लोकसभा में पारित करवाया और इस इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किया, जिसको लोकसभा ने मंजूर किया कि इस जो है ट्रिब्यूनल्स की के समय को सीमाबद्ध कर दिया जाए और यह तय कर दिया है कि अब 5 साल के भीतर सारे ट्रिब्यूनल्स को अपना अवार्ड घोषित करना ही पड़ेगा, जिसके लिए भी स्टेज 1 के अवार्ड के लिए जो है अलग अलग सीमाएं तय की गई हैं। पहले विवाद के जो है समझौते के दृष्टिकोण से काम करने के लिए, फिर स्टेज 1 के लिए, फिर स्टेज 2 के लिए, यानी कुल 5 साल में निर्णय करना ही पड़ेगा। वो में आया था कि पहले के ऐसा अनुभव पहले भी आया था कि निर्णय होने के बाद में भी देश की सरकार ने कई बार ऐसा हुआ कि उसको निर्णय को पब्लिश नहीं किया, गजट में नोटिफाई नहीं किया। हमने इस व्यवस्था को भी समाप्त किया है कि जिस दिन ट्रिब्यूनल निर्णय सुनाएगा उस दिन वो ऑटोमेटिकली पब्लिश माना जाएगा, ताकि कोई भी देश की सरकार चाहे किसी की भी हो, वो भी उसको चाह करके भी न रोक सके। बहुत अच्छा काम किया आपके मंत्रालय ने और ये बिल वाकई स्वागत करने योग्य है और इसकी सराहना होनी चाहिए। गजेंद्र जी, कोरोना महामारी से बचाव के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन यानी साफ सफाई को ही मूल मंत्र बता रहे हैं, जिसके तहत लोगों से बार बार हाथ धोने को कहा जा रहा है। चूंकि अपने देश में आपने पहले ही कहा है कि जल संकट पहले से ही गंभीर है, ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान पानी के बेइंतहा इस्तेमाल से क्या भविष्य में नया संकट पैदा होगा या पानी की कमी होगी? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश का जो कुल पानी का उपयोग होता है जी, उसका केवल 5% लगभग हिस्सा ही जो है वो घरेलू पानी के रूप में, घर में पीने, जो हम व्यवहार में पानी काम में लेते हैं, चाहे पीने के लिए, चाहे स्वच्छता के लिए, कपड़े धोने के लिए या अन्य प्रयोगों के लिए, वो केवल 5% पानी उपयोग में होता है। इंडस्ट्री जो पानी उपयोग में लेती है वो केवल 6% है। शेष 89% पानी जो है वो कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। हमने इस दिशा में भी केंद्र सरकार के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किए हैं कि हम कम से कम पानी उपयोग में अपनी खेती को कर सकें। यदि 5% पानी अगर खेती में उपयोग में बचाया जा सकता है तो आने वाले 50% सालों तक देश को जो है पीने के पानी की समस्या नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी। सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो ये थे गजेंद्र शेखावत जी। जब मोदी सरकार पार्ट 2 में जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा इनको दिया गया था, तब इन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। तब ये भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री की नई खोज हैं गजेंद्र शेखावत, और जिस तरीके से जल शक्ति मंत्रालय का काम धाम और जिस तरीके से नीतियां बनाने की दिशा में ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट से लेकर जल संसाधनों को अक्षुण्ण रखने की दिशा में एक कारगर कदम जरूर साबित होगा और कुल मिलाकर के जल शक्ति मंत्रालय भारत के जल जीवन को एक आगे तक ले जाएगा और एक मुकाम तक जरूर इसको पहुंचाने की दिशा में ये मंत्रालय आगे बढ़ेगा। हस्तक्षेप के इस विशेष बुलेटिन में हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद। सहारा प्रणाम। सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो उनके मन में आता है बहुत साफगोई से कैमरे के सामने बोल देते हैं, जिनका जीवन बेहद सीधा और सरल है। वे एक किसान परिवार से आते हैं। वो
मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, पिछली सरकार में भी रहे और मोदी पार्ट 2 में भी केंद्रीय मंत्री हैं और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी की, जो बिहार प्रदेश से आते हैं और देश की प्रगति में उनका विभाग बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दे रहा है। आज उन्हीं से कई तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। गिरिराज सिंह जी, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने समय निकाला बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर हम आज आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सवाल हम देख लेते हैं कि अभिषेक मनु सिंह भी एक बिल लेके आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पे। आपका बड़ा प्रिय सब्जेक्ट रहा है और बहुत लंबे समय से आप इस पूरे मुद्दे पर बहुत बेबाकी से बोलते रहे हैं। मैं 2008 से बिहार में मंत्री था, उस समय से इस विषय को उठाते रहा जी, और मैं इसके लिए कई जिलों में रैलियां भी करते रहा हूं। मैं मनु सिंघवी जी का प्रथम रीट्वीट किया जी, लेकिन इसमें और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत अच्छे डाला है, लेकिन अर्थ के साथ साथ अगर वोटिंग राइट समाप्त कर दी जाए उन लोगों का, जो इस कानून बने तो इतना कड़ा कानून बने कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब पर लागू हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट भी समाप्त कर दी जाए, कानूनी कार्रवाई भी हो, आर्थिक कार्रवाई भी। तो बहुत स्पष्ट तरीके से आपने कहा कि वोटिंग राइट एक ऐसा अधिकार है जो अगर उसको प्रभावित किया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें तमाम प्रतिबंध आएंगे और लोग बहुत शिद्दत से इसका पालन करेंगे। जनसंख्या भारत की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया के तमाम देश जो अपने जनसंख्या नियंत्रण को काबू में रखे हुए हैं, चीन जो है अब वहाँ पे 2 बच्चों की जो पॉलिसी है बहुत सख्ती से वहाँ पालन करती है वहाँ की सरकार। आपको क्या लगता है कि हम इस निर्णय को जब लागू करने की कोशिश करते हैं, बीच में कोई न कोई राजनीति आ जाती है और एक तबका है जो इसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है? देखिए, भारत का दुर्भाग्य रहा कि हर विषय को लोगों ने वोट से जोड़ के देखा। अगर देश को जोड़ के देखते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। चाहे कोई भी बिल हो, सीए का बिल हो, चाहे जो भी बिल आता है, अगर देश के नज़रिए से जब हम देखते हैं तो सभी चीज़ सकारात्मक दिखता है। आज आप देखें कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात जब भी होती है तो मुझे मीडिया भी कहते हैं कि आपको क्या फलाने वर्ग से आपको तकलीफ है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जब लाल किले से कहा कि जिन्होंने कम बच्चा पैदा किया वो देश पर उपकार किया, कई लोगों ने बहस में कहा कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा किए वो देश के दुश्मन हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1978 में भारत का जीडीपी चाइना के जीडीपी से अधिक था और आज हम तुलना करें तो हमसे चाइना बहुत आगे है। चाइना 13 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, हम जबकि 2.9 पर। और 1986 में भी बता दूं आपको कि 1986 में भारत और चाइना 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थे, दोनों बराबर थे। लेकिन 1986 के बाद चाइना आज कहाँ पहुँचा है? दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है। अब देखिए हम कहाँ हैं। हम चाइना 1 मिनट में 9 बच्चे पैदा करते हैं, जी, हम 1 मिनट में 11 बच्चे पैदा करते हैं। दुनिया के पॉपुलेशन का मेरा मानना है कि अब मैं 20% हो गया हूँ। बिल्कुल। और जमीन मेरे पास 2% है, पानी 4% है, और हमें थ्रेट किया है वर्ल्ड ने भी कि आने वाले दिनों में शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 2023 आते आते 10 आदमी में 1 आदमी को शुद्ध पानी नहीं मिलेगा। तो हम कम संसाधन में हम विकास की गति को नहीं ले जा पाएंगे। चाइना से सबक लेनी चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोग इसे पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजन से जोड़ देते हैं। मेरा दुख इसी बात से है। बहुत सही बात कही आपने। आपके बारे में एक आरोप हमेशा लगता है कि आप मुसलमान विरोधी हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं मुसलमान विरोधी नहीं हूँ और न हिंदू समर्थक हूँ, क्योंकि वो बेचारे भी तो मेरे ही भाई हैं। डीएनए देखा जाए तो दोनों का डीएनए एक है, भले माने या ना माने।
ये देश इसको कहता है। कोई यहाँ बाबर का संतान नहीं है और इसको कबूलना चाहिए। हमारे डीएनए में, उनके डीएनए में जब एक है तो सोच में अंतर क्यों है? सोच में अंतर आता है जब भारत में राम मंदिर का इशू आता था तो सोच में अंतर आता था। जो लोग कल तक राम का पता पूछते थे, आज सीए में अपना पता देने में तकलीफ हो रही है। तकलीफ यहाँ होती है। बहुत सही बात कही आपने। सीएए को लेकर के मैंने भी तमाम शो किए अपने स्टूडियो में, तमाम पैनलिस्ट से मैंने पूछा तो किसी के पास ये जवाब नहीं था कि सीएए तो नागरिकता देने के लिए लाया गया है। सीएए को लेकर के आखिर आपके मन में क्या अंतर विरोध है? तमाम मुस्लिम प्रतिनिधि भी थे, लेकिन लोगों को एक कहीं ना कहीं ये भय है कि जब 3 तलाक का बिल आया, राम मंदिर का इशू आया, धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से जब हटी, तो मुस्लिम कम्युनिटी के मन में ये बात कहीं ना कहीं आ गई कि ये जितने बड़े बड़े डिसीजन हुए कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हुए और उनको दौड़ा दिया गया है। इसलिए कहीं ना कहीं सीए को लेकर ये तो बहाना है साहब। तो राज्यसभा में जब कपिल सिब्बल ने इस चीज को कबूला कि सीए किसी की नागरिकता नहीं दी जाती, बिल्कुल, तो क्यों जा करके उस जुलूस को सकारात्मक भाव क्यों नहीं दिखाया? सलमान खुर्शीद जाके बच्चों से कह रहे थे आजादी, बोलो बच्चे, मैंने बच्चों से आजादी मंगवा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कहाँ है? अब अंदाज मैं कर लूं कि यहाँ नहीं साहब मैं कोई बयान नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर से कुछ ऐसा वज्रपात गिरने वाला है। अंदाज लगा लें, अंदाज से नहीं चलता है देश। देश चलता है व्यवहार और कानून से, समरसता से चलता है, समरसता एक से दूसरे के चलता है। साथ कंधा से कंधा मिलाने से चलता है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं। अभी मैंने सोच लिया है। जिन लोगों ने सोच लिया है कि मुझे गाली ही देना है, और छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को गाली दे रहे हैं, अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं, गजवाए हिंद की तरह बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होगा। ये सारी बातों में कहाँ समरसता दिखाई देता है? कहाँ राष्ट्रवाद दिखाई देता है? राष्ट्रवाद पर बात की जाए, भारत में जब भी राष्ट्रवाद की बात होती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही राष्ट्रवादी हैं? क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं? हम लोग तो इसी आबो हवा में पैदा हुए, इसी देश में हम भी पले बढ़े, यही देश, इसी से शिक्षा ग्रहण की, तो राष्ट्रवाद का ठेका क्या इन्हीं दो माने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास है? देखिए, मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपने घिसेट कर मुझे इस चर्चा में ले आए हैं। क्या 1976 के पहले सेकुलरिज्म देश में नहीं था? बिल्कुल था। हमारे तो डीएनए में है सेकुलरिज्म, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। तो फिर ये 1976 में जो सेकुलरिज्म शब्द आया, जिसकी चर्चा लोग करते हैं, ये क्या है? ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म है। अगर मन, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः है। तो ये जानबूझ करके पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की आड़ में भारत के डीएनए को तोड़ने की कोशिश है। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात आप कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के बारे में मुझे लगता है जो कांग्रेस की राय है वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी राय है। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा में अंतर कहाँ आता है? मतलब चूंकि आपका एक सफ़र रहा है, इस पर आप बेबाकी से बोलते रहे हैं। उनके सेकुलरिज्म में संविधान एक ही है, देश एक ही है, इस सेकुलरिज्म की परिभाषा कैसे बदल जाती है? ये तो कांग्रेस के लोग बेहतर बताएंगे, विपक्ष के लोग बेहतर बताएंगे। जी। जिस राम जन्मभूमि के लिए उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने गोलियां चला के हत्या कर दी, वो बेहतर बताएंगे। जिन्होंने कहा भी सेकुलरिज्म की परिभाषा, जिन्होंने पाकिस्तान, अटल जी जब करगिल युद्ध लड़ रहे थे, जब हम जीते तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर जाना देना चाहिए। ये सेकुलरिज्म है। ये विपक्ष का सेकुलरिज्म है। मेरा अंतर यहाँ है। बिल्कुल, जो जैसा है वैसा नहीं कहते, वहाँ जो ट्विस्ट ले आते हैं वो आपका मेन इशू है। वो वोट से जोड़ते हैं और मैं देश से जोड़ता हूँ, अंतर इतना ही है। हम बात कर रहे थे सेकुलरिज्म की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कम से कम देश के विकास में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज
जो डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है इस सेक्टर से। अगर देखा जाए तमाम सेक्टरों से तुलना में, तो जो भारत में श्वेत क्रांति हुई वो एक बहुत बड़ी क्रांति थी, और जो हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी, और जिस तरीके से धीरे धीरे देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में हम दुनिया के एक तरीके से सबसे बड़े राष्ट्र हैं। तो श्वेत क्रांति के बाद अब उस पूरी चीज़ को कैसे रोजगार से जोड़ के और बड़ा बनाने की दिशा में आप काम कर रहे हैं? देखिए, ये सच है कि भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्वेत क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है। देश में सीरियल क्रॉप जो सबसे ज़्यादा खेती होती है, धान और गेहूं की, ये दोनों क्रॉप जोड़ेंगे, 17-18 का लें या 18-19 का लें, तो 4.5 लाख करोड़ का होता है। 2,65,000 करोड़, 1,53,000, ये 17-18 का था। लेकिन अगर दूध का देखेंगे तो उस समय 17-18 में 6,14,000 का था, अभी 7 लाख करोड़ का है। 7 लाख करोड़ रुपया देश की इकोनॉमी में दुग्ध व्यवसाय से योगदान आ रहा है, जिसकी गति 8% की दर से बढ़ रही है। लेकिन हम थोड़ा एक्सपोर्ट में पीछे हैं। जी। उसके कारण है कि हमारे पास जो जानवर हैं इंडिजिनस, उस पर हमने काम नहीं किया। मैं इस पर कोई राजनीतिक भाषा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आज़ादी के बाद शायद नेहरू जी का विजन अगर गांव के तरफ होता, तो जो कदम मोदी सरकार ने 2014-15 में उठाया, राष्ट्रीय गोकुल मिशन ला करके अपने जानवरों का, इंडिजिनस कैटल का कंजर्व करके उनके ब्रीडिंग को बढ़ाने का। देखिए ना, हमारा ही देश का जानवर, चाहे आंध्र का अंगोल हो, चाहे इधर गुजरात का गिर हो, साहिवाल हो, ये जब ब्राज़ील ले गया तो आज 50 से 57 लीटर तक ले गया। हम 20 लीटर, 18 लीटर, 16 लीटर पर दम घुंट रहे हैं। अब प्रधानमंत्री ने इसको लिया। शायद अगर नेहरू जी उस समय उनका जागरूक होते, उनका ध्यान नहीं रहा होगा। बेचारे इस रूरल बैकग्राउंड पर उनका नहीं ध्यान आया, कारण जो भी रहे। आज प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी को इससे जोड़ा है। समय का अभाव है, चर्चाएं बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन आपने देखा कि किस साफगोई से और कितना डीप नॉलेज अपने विभाग के बारे में रखते हैं गिरिराज सिंह जी। और उन्होंने राजनीति से लेकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के, कौशल विकास से लेकर के, श्वेत क्रांति से लेकर के नीली क्रांति तक सभी मुद्दों पर बहुत ही गहराई से उन्होंने प्रकाश डाला, और हस्तक्षेप में इन सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इसके लिए समय निकाला। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम। आपको भी कोटिशा धन्यवाद। सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे महेंद्र नाथ पांडे जी से। सर, हस्तक्षेप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। जिस तरीके से कोरोना काल में कौशल विकास मंत्रालय की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है, और कौशल विकास मंत्रालय से सर्टिफाइड 2 लाख वर्कर्स जो हैं किसी न किसी रूप में कोरोना योद्धा की तरह हॉस्पिटल्स में और जो है मेडिकल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से 2 लाख लोग इस पूरे मुहिम में जुड़ पाए। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर स्किल काउंसिल है जी। उसके द्वारा हेल्थ सेक्टर में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में और मेडिकल अटेंडेंट स्टाफ के रूप में, जैसे डायबिटिक केयर अटेंडेंट, ओल्ड एज केयर अटेंडेंट और पैथोलॉजिकल अटेंडेंट, तो इन सब की एक बड़ी टीम, इंटायर टोटल तो लगभग 6 लाख तक की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन 1.25 लाख की बिल्कुल विधिवत
उपलब्ध सूची जो कुछ पहले इंगेज थे और शेष बाद में ये दी गई, हमने सूचीबद्ध विथ मोबाइल नंबर हेल्थ मिनिस्ट्री को सौंपा। उसके साथ 2000 ऐसे उनके जो अपने आप में ट्रेनिंग कराने वाले हम ट्रेनर्स का भी और 500 असेसमेंट करने वालों को भी कि कहीं फिर से ज़रूरत पड़े तो हम और संख्या ट्रेनिंग की करके असेस करके, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के अंतर्गत होते हैं तो इनको और उपलब्ध कराने के लिए ये हेल्थ मिनिस्ट्री को हमारे विभाग ने कोरोना का ये जो लॉकडाउन की प्रथम शुरुआत के समय ही उपलब्ध कराने का काम हमारे विभाग ने NSDC के थ्रू किया। जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल, और जाहिर सी बात है कि इसकी संभावना सबसे ज़्यादा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय में देखी जा सकती है। इसके लिए आप क्या नीतियां बना रहे हैं और कैसे वोकल फॉर लोकल की तैयारी करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को हुनर सिखाने का जिम्मा जो है भारत सरकार में आप ही के मंत्रालय के पास है। देखिए, हम जब ये परिकल्पना भी नहीं थी ऐसी कि ये ऐसा कोई स्वरूप आ जाएगा कोविड का और ऐसी महामारी पूरा दुनिया परेशान हो जाएगी और भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश को भी ये चुनौती झेलनी पड़ेगी, तो मैंने अनुभव किया कि अभी तक हमारा जो सेटअप है उसमें कई काम बड़े अच्छे हमारे कौशल विकास मंत्रालय ने, मोदी जी की पहल पर जब से अलग मंत्रालय बना इसने स्किलिंग को बड़ा फोकस किया। लेकिन एक ज़रूरत हमने महसूस किया कि अभी हम ट्रेनिंग जो है दिल्ली में बैठ के तय करते हैं कि ट्रेनिंग हमें इस प्रकार की ट्रेनिंग करानी है और ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को हम सेलेक्ट करते हैं, उनको हम काम सौंपते हैं। अपनी जगह इसका एक अलग महत्व है, लेकिन हमने महसूस किया कि हमें ये तय करना है कि ट्रेनिंग की किस इलाके में किस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत है। उदाहरण के रूप में केंद्र पाड़ा एक जगह उड़ीसा में, वहाँ जो जन्मता हो प्लम्बर हो जाता है, मिडिल क्लास और नीचे का लो, तो अब उस एरिया में हमने जाके एक जो है प्लम्बिंग की मॉडर्न लैब का शुरुआत कराई। तो वहाँ प्लम्बिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑल ओवर देश में भी है, देश के बाहर गल्फ कंट्री में भी आराम से जाते हैं, बड़ा अच्छा रोजगार मिल जाता है। तो उस दिशा में हम काम कर रहे थे। हमारा PMKY 3 का ये पीरियड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने उसका कंसेप्ट नोट भेजा हुआ है। PMKY 3 के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हाँ, योजना तो PMKY चूंकि PMKY फर्स्ट जो है 14 से 16 तक चला, 16 से 20 तक PMKY 2 चला। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में इसने बड़े प्रोग्रेस किए, बड़े स्किलिंग के फील्ड में करोड़ों नौजवानों को जोड़ा और उनको अवसर दिया कौशल सिखाने का, सीखने का। उसका मुख्य जो भाव है वो डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग, किस एरिया में क्या डिमांड है। परिस्थिति बस आज वैसी स्थिति आ गई है कि 7-8 राज्य जहां से श्रमिक प्रवासी गए और जहां लौट के आए, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और मध्य प्रदेश है, इनसे बहुतायत संख्या, इसके साथ उड़ीसा है, झारखंड है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल है। तो ये जो 7-8 राज्य जिन पर ज़्यादा चिन्हित जो फोकस हुआ प्रवासी समस्या को, जो ये समस्या भारत की इस समय सबसे बड़ी ये चीज़ ज्वलंत आई है, सबका ध्यान उस पर है, तो उनकी हमने उस दृष्टि से शुरुआत कर दी है। हमारे सेक्रेटरी प्रवीण जी ने, विभाग के सेक्रेटरी प्रवीण जी ने पूरे सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को मेरे निर्देश पर पत्र लिखा है और अनेक राज्य इसमें, उत्तर प्रदेश को काफ़ी आगे काम कर रहा है, अनेक राज्य स्किल मैपिंग के काम में हमारे विभाग के साथ सहयोग कर रहे हैं कि जो गए हैं वो किस स्किल के एक्सपर्ट हैं, और ताकि हम उन्हें रीस्किलिंग कर सकें, RPL उनका कर सकें। और एक और पहल हमने इसमें की है, बड़ी शानदार पहल की है, उसको हमारा NSDC और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, माने कौशल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, तीनों की कंबाइंड पहल पर स्वदेश एक कार्यक्रम लिया है, जो देश में विदेशों से आ रहे हैं। क्या ये स्वदेश क्या है? मतलब जो स्वदेश एक ऐप डेवलप किया है जिसके अंतर्गत एक मेथड दिया है, जो विदेश से आ रहे हैं वे उसमें रजिस्टर्ड करा रहे हैं कि हम गल्फ कंट्री में क्या करते थे, हम फॉरेन कंट्री में क्या करते थे, हमें किस बात की एक्सपर्टीज हैं, तो वो वहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं ताकि उनके रोजगार की, उनके द्वारा और लोगों को जोड़ने की और उनके लिए कोई बेहतर काम करना हो, सहयोग करना हो सरकार को, तो हमारा मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, क्योंकि जहाज से आ रहे हैं, विदेश मंत्रालय ला रहा है और यहाँ उनको हम सजा के तैयार करेंगे। एक सवाल आपसे बीच में ले रहा हूँ, रिपोर्ट बता रही है कि ITI कटक और पुणे ने रोबोट विकसित किए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मियों को संकट के समय में सहयोग करेंगे जब कोई इसी तरह की क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो आप इसे कितनी बड़ी उपलब्धि? नहीं, ये हमारे ITI कटक का बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया है। उन्होंने ऐसे जिससे कि मरीज से कांटेक्ट न हो और उसकी सारी चीज़ें हों,
ऐसा उसने बड़ा अच्छा रिसर्च किया वहाँ। पुणे में भी इसी तरह से कि मरीजों से ये हुआ। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, बुरहानपुर ITI ने एक माइक्रोवेव जो पुराने ओवन थे उसको लेकर के उसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं हेल्थ स्टाफ के, उसको सैनिटाइज करने का एक माइक्रोवेव ओवन सिस्टम में से तैयार किया। तो ये सब काम कई अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारी ITI ने किए हैं और आगे लगातार कर रहे हैं और मेरा उनको लगातार प्रोत्साहन है। एक और ये जो डेटा आ रहा है और जो अनुमान आ रहा है कि कोरोना काल के बाद जो है स्किल्ड मजदूरों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है और चूंकि शहरों से बहुत सारे स्किल्ड मजदूरों का पलायन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए बम्बई में डिमांड बढ़ेगी और मजदूर वहाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में स्किल मंत्रालय क्या योजना बना रहा है कि जहाँ पे डिमांड होगी वहाँ लोगों की सप्लाई कैसे की जाएगी? अगर मान लीजिए लोग नहीं, हम स्किल, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं यही उस बात के क्रम में बोलने को आपको बताने जा रहा था कि हम उनकी स्किल मैपिंग के साथ यह भी एक रेखांकित कर रहे हैं कि इसमें जो आए हैं उसमें जाना कितना चाहते हैं, तो हम उनकी भी काउंसलिंग करेंगे, ताकि ऐसा नहीं करना मुझे कि केवल यही रोक लेना है और जो इंडस्ट्रीज आज भारत के 70 वर्ष के सफ़र में थोड़ा डेवलप हुई हैं वो बैठ जाए। लेकिन हाँ, अब उनको जाने के पीछे उनका कहीं ना कहीं, और मैं यहाँ एक बात टिप्पणी करने जा रहा हूँ, मैं किसी दल और किसी मजदूरों की राजनीति करने वालों पर मेरा कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं, केवल विषय की गंभीरता का एहसास करा रहा हूँ कि आज इस देश में यह जो वैश्विक महामारी खड़ी हुई, इसके पूर्व जो रजिस्टर्ड लेबर थे, जो ट्रेड यूनियन से जुड़े विभिन्न संस्थानों में काम करने थे, उनकी तनख्वाह भत्ता, उनकी सब ज़रूरतों पर तो सदा संघर्ष हुआ। मैं उससे असहमत भी नहीं हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ। लेकिन ये जो असंगठित मजदूर भारत की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे, उनका किसी ने कभी पुरसाहाल नहीं किया। उन पर अगर निगाह गई है तो नरेंद्र मोदी जी की गई है, योगी आदित्यनाथ जी जैसे अनेक योग्य मुख्यमंत्रियों की गई है, हमारा डिपार्टमेंट भी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में उस पर ध्यान दे रहा है। तो आज इनके लिए ऐसे इंडस्ट्रीज में जाने में उनको अब एक सम्मानजनक जीवन मिले, ये पहल हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी को लेकर के काफ़ी सियासत हुई, काफ़ी राजनीति हुई, बस पॉलिटिक्स हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम इसमें कहना चाहेंगे जो बस पॉलिटिक्स हुई ना, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा। जब कोई ऐसा संकट होता है जिस सारे, कभी देश के सामने युद्ध हो, ये तो पूरी मानवता के सामने संकट हुआ, मानव जाति पर संकट हुआ, समस्या बड़ी है और उस समस्या को एक दूरदर्शी अनुभवी नेता नरेंद्र मोदी ने भांप करके उस हिसाब से विषय की गंभीरता का देश को एहसास कराया। लॉकडाउन पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, जरूरतों को सारी व्यवस्था देश में तब तक तैयार कर लिया, देश तक को तैयार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में अगर किंचित कहीं कोई थोड़ा बहुत कमी नजर आई तो वहां सुझावात्मक दृष्टि से हर दल आना चाहिए, और सभी दल आ रहे हैं। ये थोड़ा भाई बहन को समझ में नहीं आता है। एक आध राजनीतिक सवाल ले लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कर गया, क्या कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन नहीं फेल कर गया, राहुल गांधी की समझ पहले से फेल है, वो फेल कर गई है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन 4 तक लॉकडाउन, फिर अनलॉक 1 से, ये चीजें एक ऐसा नेता इस समय नेतृत्व कर रहा है, राहुल गांधी जी को मालूम भी नहीं होगा। मैं उनकी जानकारी बढ़ा देना चाहता हूं कि ये वो नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें अटल जी ने कच्छ में जब भूकंप आया तो राष्ट्रीय महामंत्री थे भाजपा के, और नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया कि आप ही संभाल सकते हैं वहां की परिस्थिति, तब वो मुख्यमंत्री के बनना नहीं चाहते थे और उन्होंने उसको संभाला नहीं संभाला। आज कच्छ दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्रों में से एक है, और उस अनुभव से उन्होंने आपदा अधिनियम की रचना की, और उनकी रचना को उसी के बाद इस देश की सरकारों, केंद्र सरकार ने मान्यता दी, और वो नरेंद्र मोदी अनुभवों से भरे व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री हैं। कितना दूरदर्शी दृष्टिकोण था कि ऐसी आपदा आ खड़ी, उस अधिनियम के तहत देश में सारे प्रावधान कर रहे हैं। इसमें राहुल जी को थोड़ा इसको नहीं बातें समझ पा रहे हैं, तो मेरी सलाह है किसी अन्य वरिष्ठ अनुभवी कांग्रेसी से अध्ययन करें, समझे। उनके दल के भी अनेक लोगों ने मोदी जी के कदमों का स्वागत किया है, अनेक लोगों ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का स्वागत किया है, और देश के अन्य दलों ने। ये मिलके चलने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं है। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क के लिए समय निकाला, आपका दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। तो आप देख रहे थे महेंद्र नाथ पांडे जी को, जो अपने निजी जीवन में बेहद संजीदा, बेहद विनम्र
और बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे बेहद सहज और सरल तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने मिलने जुलने वाले लोगों के साथ समय निकालते हैं, बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। और ऐसे में जब कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री इनको दे रहे होंगे तो ज़रूर इनके व्यक्तित्व की इन खूबियों को उन्होंने महसूस ज़रूर किया होगा। तो हस्तक्षेप में इस स्पेशल एडिशन में हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।